झाझड़िया प्राइमरी स्कूल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी में आज हम पाठ 5 जो कविता है हिंद देश के निवासी वो मैं समझाने वाली हूँ। तो ये कविता के बारे में बताऊँ तो हिंद देश के निवासी यानी कि हमारे भारत देश के बारे में, कि भारत देश में रहने वाले सभी मनुष्यों के बारे में, वो कैसे है, उसका दिखावा कैसा है, वो कैसे रहते हैं, उसके बारे में यहाँ कवि ने विस्तार से समझाया। तो आइए देखते हैं कविता 5। विविधता में एकता। हमारे देश की विविधता है कि हमारे देश में विविधता में एकता, ये हमारी विशेषता है कि इस देश में अलग अलग प्रकार के अलग अलग जाति के लोग हैं वो रहते हैं, फिर भी सभी एकजुट या एकता में बंधे हुए हैं। साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। हमारा देश विकास भी कर रहा है और उस राह पे चल भी रहा है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधता होने पर भी उसमें भिन्न एक सूत्रता है। हमारे देश में प्राकृतिक विशेषता है, कहीं पर्वत है, कहीं नदियां है, तो ऐसी प्राकृतिक विशेषताएं है और उसके कारण और मानवीय भी अलग अलग प्रकार के हैं, फिर भी वो सारे एक सूत्र में बंधे हुए हैं जो अभिन्न रूप से है, जो भिन्न कर सकते नहीं। यहाँ इस कविता में ये जो भावना है विविधता में एकता की भावना और एकता की भावना, ये यहाँ अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा समझाया गया है। तो आइए पहले देखते हैं कविता पूरी पठन कर लेते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बिगला गुलाब चूड़ी चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माता में एक है, कोयल की कूक न्यारी पपी है की तेरे प्यारी, कोयल की कूक न्यारी पपी है की तेरे प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई एक है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सत्य मंजिल तो एक है, पंथ है निराले सत्य मंजिल तो एक है। कैसी बोलने में अच्छी सी कविता है, तो इसका विस्तार से समझे तो ये छोटी सी कविता है और बहुत कुछ समझा जाती है कि किस तरह हम एकजुट है, वो यहाँ समझाया है। तो देखते हैं दो पंक्तियां पहले। हिंद देश के निवासी सभी जन हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे हैं, कि हिंद देश में यानी भारत देश में निवासी यानी कि रहने वाले सभी जन यानी सभी मनुष्य सब एक है। इस तरह रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक, इसमें रहने वाले जो लोग हैं उनके रंग रूप भाषा सब कुछ भले ही अलग हो मगर वो किस तरह एक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में के। इसके लिए एग्जाम्पल दिया है माला का, एक सूत्रता में बंधे हुए का एक अच्छा सा उदाहरण है माला का। हम माला बनाते हैं तो अलग अलग प्रकार के फूल उसमें पिरोते हैं, अलग अलग फूल है तब हम कहते हैं कि ये बेला यानी मोगरा, गुलाब है, चंपा है, चमेली है। पर जब वो एक धागे में उसको पिरोकर उसे बनाते हैं तो उसका नाम बन जाता है माला। उसकी स्वतंत्र पहचान रहती नहीं, तब हम उसे गुलाब नहीं कहते, मोगरा नहीं कहते, चंपा नहीं कहते, चमेली भी नहीं कहते और हम उसे कहते हैं माला। तो इसी तरह भारत देश के अलग अलग फूल रूपी जैसे अलग है और वो भारत देश में एक सूत्र से बंधे हैं तो माला रूपी एकता हो गई है। इसी तरह यहाँ माला का उदाहरण दिया है। आगे देखते हैं। कोयल की कूक न्यारी पपी है की तेरे प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। यहाँ अलग अलग पक्षियों के बारे में कहा है, कोयल के बारे में, पपीहे के बारे में और बुलबुल के बारे में। ये तीनों अलग अलग बोलियां बोलते हैं पर उसका
मिलकर रहते हैं। कि कोयल की कूक जो बोलने का तरीका है वो अलग है, पपीहे की टेरेरे वो भी बोलने का तरीका उसका, और तराना यानी कि बुलबुल जो गीत गाती है वो भी अलग है, मगर राग सबका एक है। आगे देखते हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी ये सभी नदियों के नाम है। तो हम बच्चे जानते हैं कि सारी नदियां जब निकलती है तो स्वतंत्र पहचान होती है, पर जाके वो अंत में कहाँ जाती है, तो सागर में मिल जाती है। सारी नदियां अंत में जाकर अलग अलग जगह से निकल वह अंत में सागर में मिल जाती है। तो ये भी सारी नदियां सागर में मिल जाती है। तब वहां गंगा नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी है वो हम जान सकते नहीं, वहां उसका नाम क्या हो जाता है, सागर। तो उसी तरह हमारे देश के लोग जो अलग अलग जाति के, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, इस प्रकार के अलग अलग धर्म वाले लोग हैं, फिर भी एक सूत्रता में बंधे हुए। तो किस तरह एकता में बंधे हुए, तो हम कई बार देखते हैं कि हिंदुओं के त्योहार होते हैं, हिंदुओं के जो त्योहार आते हैं वो मुस्लिम लोग भी मनाते हैं, और मुस्लिम लोग के त्योहार है वो भी हम मनाते हैं, यानी हिंदू लोग भी मनाते हैं। सिख गुरुद्वारा में जाते हैं तो कभी हमने गुरुद्वारा में नहीं गए, ऐसा तो है ही नहीं। तो ये सारे धर्म वाले भले अलग अलग हो, फिर भी सभी मिलजुल कर हमारे देश में रहते हैं। तो विविधता में एकता, ऐसी विशेषता हमारे देश में है कि हिंद देश में विविधता में एकता है। इसी तरह कह सकते हैं कि इस प्रकार से विविधता में एकता है कि अलग अलग धर्मों के, अलग अलग दिखावे के, अलग अलग रंग रूप वाले लोग होते हुए भी सभी मिलजुल कर एक सूत्रता में, एकता में बंधे हुए हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो बच्चों पाठ्य पुस्तक में देखना चित्र में भी दिया है, जो तिरंगा झंडा दिया है उसमें सारे धर्म के सिंबल दिए, अलग अलग धर्म के, अलग अलग धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके धार्मिक स्थल भी अलग अलग है। कोई मंदिर में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है नमाज पढ़ने के लिए, और सबकी क्या होता है, प्रार्थना तो एक ही होती है ना, कि भगवान से हम मांगने जाते हैं तो सभी एक ही दुआ करते हैं। तो यहाँ दिखाया है कि धर्म अलग अलग है, और धर्मों में जो छुपा सार है, जो हर एक धर्म हमें सिखाता है, चाहे हिंदू का धर्म हो, चाहे मुस्लिम का धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हमें आपस में बैर रखना है, किसी को तंग करना है या अधर्म के रास्ते पर चलना है। ये एक भी धर्म हमें सिखाता नहीं है। हर एक धर्म में सच्चे मार्ग पर चलना यही सिखाया जाता है, सत्य बोलो यही सिखाया जाता है, और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सभी धर्म एक ही साथ देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि धर्म है अलग पर उनका सार है, पंथ है निराले की मंजिल तो एक है। पंथ चाहे अलग हो, जैसे धर्म है, कोई वैष्णव संप्रदाय, कोई मुस्लिम संप्रदाय, तो पंथ चाहे अलग अलग हो, और उनमें से जो मंजिल जो मिलती है वो मंजिल यानी लक्ष्य या ध्येय जो भी को वो एक ही है, रास्ता एक ही है, और मंजिल रास्ते भले ही अलग हो पर मंजिल सबकी एक है। इस प्रकार इस कविता में हमारे देश के बारे में बताया गया है कि हमारा देश अलग अलग प्रकार से है, अलग अलग व्यक्तियों से भरा हुआ है, प्राकृतिकता भी है, यानी पहनावे अलग है, बोलियां अलग है, फिर भी सभी मिलजुल कर रहते हैं। ऐसी विशेषता इस कविता में समझाई गई है। यहाँ हमारा कविता पूरी हुई, समझना पूरा हुआ। इसके बाद हम आगे देखते हैं उनके शब्द। अब इससे शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले कूक, तो आप लोगों को भी पता है कोयल की जो आवाज है, कोयल की जो बोली है उसे कूक कहते हैं। पपीहा एक पक्षी का नाम है। टेर यानी पपीहे की पुकार। तराना यानी गीत जो अक्सर हम गाते हैं, गाना में कह सकते हैं, गीत भी कह सकते हैं।
पंथ यानी रास्ता, निराला, अनूठा या अनोखा, मंजिल यानी ध्येय, जो लक्ष्य भी कह सकते हैं, मंजिल को ध्येय भी कहा जाता है और लक्ष्य भी कहते हैं। तो आइए अब उसकी अभ्यास के बारे में हम बातचीत करें। तो अभ्यास में एक प्रश्न दिए गए हैं कि हमारे देश की क्या विशेषता है। तो हमारे देश में विविधता में एकता है, वो दिखाया गया है कि हमारे देश में सभी अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, फिर भी हमारे देश में एकता है, यानी विविधता में एकता, ये हमारी विशेषता है। दूसरा प्रश्न दिया है कि सभी नदियां कब एक हो जाती है। तो हमने देखा इस कविता में कि सभी नदियां, तो नाम दिया था हमारा गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सभी सागर में जाके एक हो जाती है। सभी धर्मों का सार क्या है? अगला प्रश्न है सभी धर्मों का सार क्या है। तो इस कविता के बारे में बताए तो यहाँ बताया गया है कि सभी धर्मों का एक ही सार है, यानी ये सार है कि सत्य बोलना, अहिंसा न करना, सच्चाई के पर चलना, बराबर। इसी तरह सभी धर्मों का एक ही सार है। इसके बाद हमें एक प्रवृत्ति दी गई है। बच्चों पाठ्य पुस्तक में आप देखोगे पेज नंबर 30 की 30 नंबर के पेज पर कि 3 फ्लावर आपको दिए गए हैं। तो शब्द पंक्तियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। शब्दों को उचित क्रम पर रखकर हमें वाक्य बनाना है कि आप लोग वाक्य बनाना सीखो, इसीलिए ये दिया गया है कि भारत निवासी देश के है। तो ये अलग अलग शब्द दिए हैं पंखुड़ियों में। एक फूल दिया है, इसके पंखुड़ियों में अलग अलग शब्द है। तो ये हम कह सकते हम भारत देश के निवासी है। वाक्य पूरा इस तरह बनेगा कि हम भारत देश के निवासी है। दूसरा फूल देखे तो की है कोयल आवाज होती मधुर, अलग अलग शब्द दिया है। तो कोयल की आवाज मधुर होती है, ये वाक्य बनेगा। अलग अलग शब्दों से अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बनता, तो वाक्य रचना करके, सही वाक्य रचना करके हम अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं। इसका लास्ट देख तो तरह फूलो हंसके चाहिए कि रहे। तो फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। तो देखा ना बच्चों आपने कि अलग अलग शब्दों से कोई भी अर्थ निकलता नहीं है, पर सही वाक्य रचना करते हुए हमें इसका वाक्य का अर्थ बना सकते हैं। फिर आपको समझाया गया है कि शब्दों से, अलग अलग शब्दों से इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं कि गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। एक राउंड दिया है, उसमें अलग अलग प्रकार के शब्द हैं। उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। अलग अलग शब्दों का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ हमें दिया है कि रिनल, सोहन, पढ़, रही, थे, देखा, रहा, टेस, है। तो अलग अलग शब्द है। तो जितने नाम है उतने नाम से और जितनी क्रिया दी है उस क्रिया को हिसाब से हम वाक्य बना सकते हैं। तो हमें उदाहरण दिया है कि सोहन पढ़ रहा है, तो यही वाक्य में सोहन की जगह रिनल रख सकते हैं, लिखा रख सकते हैं, हरेश रख सकते हैं। तो 4 वाक्य बनेगा, रिनल का, मेघा का, हरेश का और सोहन का। कि सोहन पढ़ रहा है, रिनल पढ़ रही है, मेघा पढ़ रही है और हरेश पढ़ रहा है। उसी तरह दूसरी क्रिया है खेलने, तो यही 4 से 4 वाक्य बन सकेंगे कि मेघा खेल रही है, रिनल खेल रही है या सोहन खेल रहा है और हरेश खेल रहा है। वाक्यों में क्रिया, क्रियापद
और कर्ता कर्म ये सब कुछ देखकर सही अर्थपूर्ण वाक्य बनाना चाहिए। आगे है काव्य पंक्ति का भाव कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा छाहे रखे। तो बच्चों हमने देखा था कविता समझते हुए कि हिंद देश में रहने वाले सभी मनुष्य सभी नागरिक एक सूत्रता में बंधे हुए हैं, इसीलिए सभी जन एक है। उसके रंग रूप भले ही अलग हो पर वो सब एक ही है, एकता में बंधे हुए कि रंग रूप वेश और भाषा भले ही अनेक हो अलग अलग हो पर हम सब मिलकर भारत देश में रहते हैं। आगे पेज नंबर 31 के दिया है कि औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद से लिखे। ये बहुत आपको मजा आएगा इसमें, जहाँ एक शब्द दिया है वहां दो शब्द हमें बदल गए। जहाँ आदमी और लड़का दिया है वहां औरत और लड़की रखकर हमें वाक्य फिर से बनाना है। तो पहले जो चौका जो है वो पढ़ लेते हैं। एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो घूरकर बोली, ये लड़की मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, तो केवल छांव के नीचे चल रही है। तो यहाँ औरत की जगह हम आदमी रखेंगे और लड़की की जगह हम लड़का रखेंगे। तो क्या बदलाव होगा? एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। तो लिंग बदल गई, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ये समझा रहे हैं यहाँ लिंग के बारे में समझ रहे हैं। स्त्रीलिंग है तो वाक्य रचना कैसे होगी और पुल्लिंग है तो वाक्य रचना कैसे होगी? लड़की छोटी और पतली थी, यानी यहाँ लड़का रखेंगे। लड़का पतला छोटा और पतला था। औरत को पता चला तो घूरकर बोला, हाँ आदमी को पता चला तो घूरकर बोला, ये लड़की तो वहाँ ये लड़का मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। तो बच्चों यहाँ हमारी ये कविता हिंद देश के निवासी वो पूरी होती है। कितनी अच्छी कविता थी और इसका सार है वो भी बहुत अच्छा है। उनसे सीखना है कि हम भारत देश में रहते हैं और हम एक सूत्रता में बंधे हुए हैं। हम भले ही अलग अलग हो पर हम एकजुट होकर जिएंगे। तो ये सीख लेकर एक कविता याद रखना। थैंक यू।